ये वीडियो सब गर्ल्स के लिए हैं जिन्होंने कल को माँ बनना है। कम्युनिटी मेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। इसके अंदर आपको, क्योंकि इसकी चैप्टर की रिक्वेस्ट भी थी, तो मैंने कहा चले एक ही वीडियो के अंदर बताते हैं। इसके अंदर आपको जो छोटे बच्चे हैं उनकी बीमारियां, मोस्ट कॉमनली निमोनिया और डायरिया, इसके बारे में पता होगा। और आपको इसकी ट्रीटमेंट मोस्टली जो है ना डायरिया की, वो पता होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अ, अभी डेफिनेटली आप फोर्थ ईयर में होंगी, फाइनल ईयर, और उसके बाद हाउस जॉब, और कुछ की हाउस जॉब में शादी हो जानी है, कुछ की हाउस जॉब के फ़ौरन बाद हो जाएगी, कुछ की पार्ट वन के बाद। मोस्टली पार्ट वन के बाद जो है ना वो हो ही जाती है शादियाँ। तो आपके कल को जब बच्चे होंगे ना, उनके ऊपर ये आपने अपना सारा इल्म लागू करना है। ना सिर्फ अपने बच्चे, आपके इर्द गिर्द हमसाए पड़ोस के जो नए बच्चे आ रहे होंगे, पैदा हो रहे होंगे, अमूमन आपको कॉल की जाती है कि डॉक्टर साहबा ज़रा आइएगा, ये मेरे बच्चे के डायरिया जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब जब डॉक्टर साहिबा जाएंगी, उन्होंने जब अच्छे से पढ़ा नहीं होगा तो वो क्या नॉलेज अपना अप्लाई करेंगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो चीज़ा चीज़ा बातें जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वाइवा के अंदर पूछी जाती हैं और ऑस्पी के अंदर कभी कभार आ जाती हैं। अगर आप जब एक पेरीफ्री में बैठे हों या फिर किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर जहाँ सहूलियात कम हो, तो आपने किस तरह डायरिया को ट्रीट करना है, इसके अंदर सबसे पहले शुरू करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। IMNCI एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल चाइल्डहुड इलनेस है, ठीक है। तो इसके अंदर मशहूर ज़माना हमारे पास डायरिया होता है और हमारे पास नमूनिया। ये तो अब आपको फिंगर टिप्स पे आएगी। तो कल जो मैंने एक वीडियो अपलोड की है, जिसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ के अंदर एक बताया था इदारे का नाम, जिसे हम कहते हैं UNIC, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड एमरजेंसी फंड, ठीक है। ये एक इदारा था, ठीक है, जिसने जो है ना वो जो भी जंगों के दौरान मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है ना, उसको मॉनिटर कर, जितने भी बच्चे उनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और उसकी इम्यूनिटी लेवल को देखना होता है। चाइल्डहुड मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी को कम करने के लिए इस इदारे ने काम करना होता है। तो कभी कभार इसका भी पूछना था, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड एमरजेंसी फंड, इसका कभी कभार एब्रीवेशन भी एक मैंने पास्ट यूक्यू देखा है। अच्छा, अब IMNCI के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। एक तो हमारे पास है इम्प्रूवमेंट ऑफ केस मैनेजमेंट, नंबर सेकंड पे हमारे पास इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ सिस्टम, और नंबर थर्ड पे हमारे पास जो कम्युनिटी है उसके अंदर जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं उनको इम्प्रूव करना, और हमारे पास फैमिली प्रैक्टिसेस उनको इम्प्रूवमेंट करना। तो इन सिंपल वर्ड इम्प्रूवमेंट, इसका जो है ना वो बेसिक जो है ना वो कंपोनेंट यूँ कह लें कि हमारे पास है कि हमने एक तो केस जो आया उसकी मैनेजमेंट के अंदर हमने इम्प्रूवमेंट करवानी है, ठीक है, अगर डायरिया का। तो इसके अलावा साथ में जो हेल्थ सिस्टम है उसके अंदर हमने इम्प्रूवमेंट करी, उसको जदीद तर्ज के ऊपर जो है ना इस्टेब्लिश करना, और हमारे पास जितनी भी कम्युनिटी प्रैक्टिसेस है ना उनकी हमारे पास प्रैक्टिसेस उसकी हमारे पास इम्प्रूवमेंट करवानी है। फिर ये पूछी जाती है, जनाब डॉक्टर साहब ज़रा डायरिया की डेफिनेशन तो बताएं, किसको आप लेबल करेंगे कि ये जनाब डायरिया से है। अगर पासिंग ऑफ वाटरी लिक्विड स्टूल, ठीक है, नाम याद कर लेना, वाटरी बिल्कुल पानी की तरह, और लिक्विड, ठीक है, वाटरी लिक्विड स्टूल, जो कि 3 आर मोर देन 3 इन अ डे, मतलब एक दिन में 3 या 3 से ज़ायद मरतबा उस बच्चे को या उस बंदे को आए, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे, मतलब वो 3 दफ़ा वॉशरूम गया है और तीनों दफ़ा ही उसको लूज़ स्टूल आए तो उसे हम डायरिया कंसीडर करें। लेकिन अगर एक दिन में उसको 2 दफ़ा लूज़ स्टूल आए तो वो कभी डायरिया का केस नहीं होगा। ईज़ी हो गया। फिर हमारे पास आता है कि जनाब अच्छा चलो, डायरिया की 2 टाइप्स होगी, या तो वो एक्यूट हो सकता है या फिर वो हो सकता है क्रोनिक। तो इसका आप किस तरह डॉक्टर साहब करेंगे, तो आपने कहना है सर एक्यूट जो होता है ना वो अगर 14 दिन से कम ये साइकिल रिपीट हो, 3 या 3 से ज़ायद स्टूल हो है, हो सकता है उसे 5 दिन तक हो चले, उसके बाद उसने मेडिसिन खा ली, तो ये एक्यूट है। लेकिन अगर 14 दिन गुजर गए हैं, ठीक है, और उसके वो ये रुक ही नहीं रहे, तो ये आप उस बच्चे को क्रोनिक जो है ना वो डायरियल पेशेंट के अंदर कंसीडर करेंगे, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्रोनिक का हमारे पास होता है परसिस्टेंस डायरिया, मतलब अभी मुसलसल जो है ना वो हमारे पास डायरिया का केस चल रहा है इसका। ईजी हो गया। अब वो कह रहा है कि हमारे पास कुछ इन लिस्ट करें होस्ट फैक्टर कौन कौन से हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास
वो ऐसी चीज़ें जो इस जो है ना हमारे पास इसको फर्दर कहने के इन्हांसेशन में आती है। मोस्टली जो बच्चे होते हैं ना वो आपके पास 6 से 11 माह के बच्चे जो हैं बिल्कुल नन्हे-मुन्ने से, मतलब अभी वो सेरेलैक खा रहे हैं, खाना शुरू करते हैं तो वो उसके साथ प्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है। वजह क्या है, क्यों उनके अंदर इतना डायरिया होता है? क्योंकि उनके अंदर ना अभी इम्यूनिटी उस लेवल की डेवलप नहीं होती, तो जो फूड खाती हैं तो उसके अंदर जो जर्म्स वगैरह होती हैं उसके खिलाफ इतना रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, ठीक है। या फिर वो जो फूड होती है यूँ कह लें कि ग्लूटेन वाली फूड, उसके अंदर ख़ास एंटीबायोटिक्स होती है, वो सारी खानी सिंपल वर्ड, इम्यूनिटी उनकी बहुत लो होती है। इस वजह से वहाँ पे मोस्टली इन बच्चों के अंदर डायरिया देखने को मिलता है। फिर जो बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती, ख़ास न्यूट्रिएंट नहीं जाते जो उनकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकें। या फिर पॉवर्टी, जो गुर्बत के अंदर, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ, लोगों को गरीबी भी एक बीमारी है, ठीक है? लोग हम हँसते हैं कि गरीबी कैसे हुई? यार अगर आप गरीब हो तो आप हमेशा बीमार रहोगे। बीमार हो गए तो आप अपनी ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं करवाओगे, एक बीमारी से दूसरी, तीसरी, एक बीमारी से हाथ खत्म होगी, दूसरी शुरू होगी, दूसरी से तीसरी, तीसरी खत्म होगी तो वो पहले वाली दोबारा रीअकर हो जाती है, ठीक है? और टीबी इसकी एक बड़ी वजह है, ठीक है? पॉवर्टी के अंदर टीबी मैंने बहुत कॉमन देखी है। फिर हमारे पास प्री मैटरनिटी, मतलब वो बच्चे जो वक़्त से पहले पैदा हो जाते हैं, उनके अंदर भी जो है ना मोस्टली ये देखी गई हैं ऐसी चीज़ें। फिर रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिडिटी, वो बच्चे जो उनके अंदर गैस्ट्रिक एसिडिटी जो है ना वो बहुत कम, या फिर इम्यूनो डेफिशिएंसी मैंने बता दी, या फिर माएँ जो है ना वो लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, ठीक है? लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन जो है ना वो उनकी अच्छी नहीं है, अपने सफाई-सुथराई का ख़्याल नहीं रखती, या फिर हमारे पास जो भी डोमेस्टिक हाइजीन है ना, ठीक है, वो नहीं करते। मतलब कि वॉशरूम यूज़ करके हाथ से ही से नहीं धोए, या फिर कोई भी फ़ीको ओरल रूट यूज़ हो चुका है, मतलब वही गंद से उसने उन्हीं गंदे हाथों से खाना खा लिया, तो वो कहीं न कहीं हो गया। लेक ऑफ हाइजीन है, वो कहते हैं सफाई निस्फ़ ईमान है, तो इसके अंदर ये वही आपका ले जाता है। या फिर इनकरेक्ट फीडिंग, मतलब वो फ़ीड तो करवा रही है, उसे ये नहीं पता कि उसे क्या खिलाना है, क्या पिलाना है। मतलब बिल्कुल छोटे से बच्चे को हमें बड़ी-बड़ी रोटियाँ खिला रही हैं, या फिर हद से ज़्यादा कुछ माएँ होती हैं, तुन देती हैं अपने बच्चों को। हालाँकि उनका जो है ना वो पहले ऑलरेडी फ़ील होता है, लेकिन हद से ज़्यादा जो है ना वो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। या फिर बिल्कुल कम खिला रही है, बिल्कुल ही हद से ज़्यादा ओवर कर रही है। तो हमने इसके लिए क्या-क्या प्रिवेंटिव मेजर करनी है? जनाब अब आप डॉक्टर साहब हैं, तो जनाब उसकी माँ लेके आइए, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लो, मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। तो आपने क्या प्रिवेंटिव मेजर करनी है डायरिया के अंदर? तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर डायरिया। तो इसके लिए हमारे पास होती है सबसे पहले ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ओआरटी कहते हैं। ठीक है? नंबर सेकंड पे ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना एक बड़ा ही यूनिक है, ठीक है? छोटे बच्चों में। अब ये ना हो कि 4-5 साल का बच्चा आया तो आप माँ को कहिए इसकी ब्रेस्ट फीडिंग कराओ, तो बहुत पॉसिबल नहीं है, सीधी-सी बात है। छोटे बच्चों की फिर आपने कंबाइंड फीडिंग जो है ना वो एक इसके लिए बड़ा होता है, ठीक है? कंबाइंड फीडिंग। फिर आपने कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स होती हैं जो कि हमने देनी होती है, कुछ आईवी लाइन डाल के थेरेपी देनी है। देखिए बच्चों के अंदर जो है ना वो डिहाइड्रेशन बड़ी कॉमन हो जाती है, तो आईवी लाइन फ़ौरन पास करनी है। अगर वो पी नहीं तो पा रहा तो आपने आईवी लाइन पास करनी। साथ में आपने इम्यूनाइज़ेशन उसकी जो है ना वो प्रॉपर टाइम पे करवानी है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट उसकी हाइजीनिक मेजरमेंट जो है ना, उसे कहना है माँ को कि बच्चे की सफाई का हद से ज़्यादा ख्याल रखो, वरना ये अगर हमने दवाई दे भी दी तो फिर उसके बाद दोबारा हो जाएगा। अच्छा, अब जो है ना वो मैनेजमेंट के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टी है ना कि आपने शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट क्या करनी है और लॉन्ग टर्म, मतलब एट द स्पॉट क्या ट्रीटमेंट शुरू करवानी है, और फिर लॉन्ग टर्म उसको किस तरह लेके कंटिन्यू करवाना है। ठीक है? ये तो नहीं है कि अब एक दफ़ा आपने दवाई दे दी तो उसके बाद कुछ भी नहीं बताना माँ को और चले नहीं। एक हमारे पास शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होती है डायरिया की, एक हमारे पास होती है जी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। शॉर्ट टर्म के अंदर आपने क्या करना है, आपने जो ही बच्चा आया तो उसके कंडीशन देख के ओआरएस ओ, ठीक है? हमारे पास ये सॉल्यूशन होता है, आपने अमूमन देखा होगा, तो इसको हमने करवाना है। फिर अगर वो नहीं पी पा रहा तो हमने आईवी जो है ना फ्लूइड देना शुरू करना है, और साथ में एनजी ट्यूब, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब हमने देखी है ना, नाक से वो डाल के और वो गैस्ट्रिक के अंदर चली जाती है, तो उससे आप फीड करवाते हैं। अमूमन ये जो वेंटिलेटर के ऊपर पेशेंट होती है या फिर कोमा के अंदर जो होते हैं उनके अंदर लगी होती है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना वो हमारी बड़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? देन हमारे पास वीनिंग, आपने एक प्रोसेस बड़ा वीनिंग है, बच्चा जो है ना वो माँ के दूध से अब हल्की-हल्की जो है ना वो जब
हार्ड डाइट की, जिस तरह केला खाना शुरू कर देता है, नरम-नरम चूरी खाना शुरू कर देता है, ये हम भी नहीं कहते। तो ये इसके ऊपर भी बच्चे को लगाना है ताकि वो उससे ना हो, ठीक है? फिर इसके साथ आपने जो है ना वो ड्रग्स जो है ना वो, अगर उसको ना डिसेंट्री भी साथ है ना, ठीक है, ख़ास बैक्टीरिया था, आपने उसका स्टूल कल्चर करवाया, तो फिर आप उसको इस केस के अंदर जो है ना वो ड्रग्स की से, ठीक है। कभी भी ऐसे बच्चों को एंटी डायरियल थेरेपी नहीं देनी। डायरिया जिस तरह होता है ना कि हमने डायरिया को रोकना है तो हमने क्या करना जी, फ्लैजल दे दी, या फिर कोई एंटी डायरियल जो है ना बच्चों के अंदर हम नहीं रिकमेंड करते। एंटी डायरियल थेरा जो है ना वो ड्रग्स, ठीक है, क्योंकि ड्रग्स जो है ना बच्चों के लिए हमेशा खतरनाक होती है। ये ड्रग्स सिर्फ जब एंड लेवल हो, जब आपको बिल्कुल कंफर्म हो, तो ये बच्चों में कभी भी डायरिया को रोकना नहीं होता, वरना वो एजेंट जो है ना वो मज़ीद जो है ना नुकसान हो जाता है। देखो, अब उसकी सपोज़ करें इंटेस्टाइन के अंदर जो है ना वो अब बैक्टीरिया बैठा हुआ है, जब आपने उसकी एंटी डायरियल ड्रग दी, तो उसके जो है ना वो यहाँ से डायरिया तो रुक गया, लेकिन वो ऑर्गेनिज़्म यहीं पे पलता रहेगा, पलता रहेगा, पलता रहेगा, पलता रहेगा इंटेस्टाइन में, तो वो मज़ीद नुकसान पहुँचाएगा। तो बच्चों में आपने एक बात अपने पास रख लो, कभी भी आपने डायरिया को नहीं रोकना, ठीक है? ये एक आपकी, जब आप वार्ड जाते हैं ना पीड्स के, उसके अंदर भी आवाज़ है। इसके अलावा साथ में आपने फिर क्या करना क्या है, रोकना नहीं है तो फिर काला डायरिया तो करने दो, साथ में आपने उसकी रिहाइड्रेशन जो है ना वो थेरेपी, वो आपने लाज़मी स्टार्ट करवानी है। मतलब उसको पानी की कमी नहीं होने देनी, ठीक है? अब पानी की कमी से बचाना, या तो अगर वो पी सकता है तो ओआरएस दे दो, वरना फिर आपने आईवी फ्लूइड लगा देनी है, या फिर अगर वो आईवी भी आपको लाइन नहीं मिली, तो नेज़ोगैस्ट्रिक, मतलब किसी न किसी तरह पानी पहुँचाना है उसके जिस्म के अंदर, डिहाइड्रेशन नहीं होने। साथ में आपने ज़िंक के सप्लीमेंट्स जो है ना वो लाज़मी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो है ना वो न्यूट्रिशन है जो कि हमारे पास ड्यूरिंग डायरिया जो लॉस होता है। ज़िंक सप्लीमेंट आप आईवी में डाल दो या जिस तरह भी डालना है, ये हमारे पास होती है शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट। लॉन्ग ट्रीटमेंट में क्या है, आपने जनाबे वाला उसको जो है ना माँ को जो है ना एजुकेट करना है, ठीक है? जब माँ को पता होगा, मैंने शुरू में कहा कि अगर एक अच्छी माँ ही जो है ना वो अच्छा घर सँभाल सकती है, तो माँ को एजुकेट करो, क्या खिलाना है, और साथ में उसको कहो कि हाइजीन का ख़्याल किस तरह रखना है, वो पूरा प्रॉपर उसको बताओ, तभी होगा हमारे पास। अच्छा, तो अब कोई भी बच्चा आ गया तो आप किस तरह उसको जो देखेंगे, तो सनकन आइज़ जो है ना, वो इसका एक बड़ी निशानी है कि जो बच्चे, मतलब अमूमन होता है पिंडों देहातों में जो है ना वो एवें बैठे-बैठे जख्नी पिला दी, चल इधर ठीक हो जाएगा बच्चे का, वो एवें टोटके बना लेते हैं। तो जब बहुत सीवियर हो जाए तो फिर देखते हैं आप। तो अब इसकी क्रिटिकल निशानी क्या है कि डायरिया की। डायरिया की मतलब उसके अंदर पानी की कमी हुई हुई है, तो इसकी क्रिटिकल निशानी है सनकन आइज़, मतलब आँखें अंदर की तरफ पिचकी हुई, काली-काली, तो इस तरह की आपके पास सनकन आइज़ होंगी, ठीक है? और वो उसको जब आप पानी देंगे तो वो एगरली पिएगा, मतलब कि उसको अगर डिहाइड्रेशन है, तो वो जिसको पानी देंगे वो गुट-गुट करके पिएगा, मतलब जिस तरह ऊँट प्यासा ऊँट पीते हैं ना पानी, उससे मैं इसको लोगों को कहता हूँ कि इस तरह करके वो पानी पीता है। फिर आपने उसकी जो है ना वो स्किन जो है ना वो इसके ऊपर आपने डिप करके देखना होता है, ठीक है? अगर तो वो फ़ौरन वापस आ जाए तो वो मतलब उसकी डिहाइड्रेशन ठीक है, हाइड्रेशन उसकी ठीक है। लेकिन अगर वो यूँ आपने पिंच की और आहिस्ता-आहिस्ता स्किन वापस आ रही है, तो इसका मतलब वो डिहाइड्रेटेड है, पानी की कमी है। यहाँ पे उसके जो गड़ा पड़ा था उसको फ़िल होते काफ़ी टाइम लगा। तो ये एक बड़ी निशानी है कि आप जो है ना वो स्किन की पिंचिंग करते हैं, तो स्किन पिंच करने से वो आहिस्ता-आहिस्ता वापस आती है। तो ये हमारे पास, अब आपने फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, आपके पास ये सिम्पटम्स आ गए, सनकन आइज़, एगली वाटर, और उसकी स्किन आराम-आराम से पिंच हो रही, जल्दी पिंच नहीं हो रही, ठीक है? मतलब पिंच के मतलब कि वो दोबारा पिंच बैक, यानी पिंच करने के बाद वो स्लोली-स्लोली अपनी नॉर्मल हालत में आ रही है। तो इसके लिए आपने क्या करना है? तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट आपकी क्या होगी ऐसे बच्चे के लिए? ये नहीं कि आपने पकड़ के बस शुरू कर देना, नहीं। सबसे पहले हिस्ट्री लेनी होती है। अगर तो बच्चा बोल सकता है बच्चे से, वरना उसकी माँ से। माँ बेहतरीन उसका जो है ना वो हिस्ट्री टेलर है, ठीक है? आपने क्या करना है, सबसे पहले आस्क पूछना है कि मतलब पूछना है कि कब से हुआ है? ठीक है? नंबर सेकंड पे फिर आस्क पूछना कि हमारे पास पानी की तरह आता था, या वो जो उसको डायरिया है वो आया कि उसके अंदर पानी आ रहा है, या फिर वो ब्लड भी साथ आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो उससे कहना कि जो पैम्पर चेंज करते हैं तो उसके अंदर आपको ब्लड भी अगर कहीं नज़र आए तो वो बताएँ। और प्लीज़ उसे कहना कि खुल के बताए, कोई चीज़ छुपाने की बात नहीं है, ठीक है? अमूमन माएँ होती हैं शर्मीली, तो शर्म छोड़ दो यार, बस करो अब इसको। लुक क्या करना है आपने, जनरल
फिज़िकल जो है ना वो आपने अपीयरेंस जो है ना उसकी देखनी है कि आपको प्यासा-प्यासा जो तो नहीं नज़र आ रहा, तो इस तरह का मतलब देख के ही पता चल जाता है सब। फिर आपने क्या लुक करना है, उसकी आँखें देखनी है। आँखें अगर नॉर्मल हैं या फिर उसकी सनकन आइज़ है। फिर आपने क्या करना है, उसको ऑफ़र करना है। ऑफ़र क्या करना है? वाटर ऑफ़र करना है। आया कि वो पानी पी रहा है या नहीं पी रहा, ठीक है? अगर तो पी रहा है तो हम ओरल हाइड्रेशन के ज़रिए बच्चे को ठीक कर दें। अगर नहीं पी रहा तो फिर हमारे पास आईवी लाइन हमें पास करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है। फिर साथ में आपने पिंच करनी है स्किन। देखना है कि कितनी देर बाद जो है ना वो वापस आती है। कितनी देर बाद वो स्किन जो है ना वो बैक पिंच बैक होती है, वापस आती है पिंचिंग करने के बाद। तो ये आपने शुरू में आस्क है, 2 लुक हैं, फिर ऑफर और पिंच है। पानी के अंदर आपने ये देखना है कि पानी जो पी रहा है वो गुड़ुक-गुड़ुक करके पी रहा है या नॉर्मल पी रहा है। फिर अगर नहीं पी रहा तो इसका मतलब है उसको बहुत शदीद डायरिया, इतनी ताकत भी नहीं है कि वो पानी पी सके। ठीक है? तो इस बुनियाद के ऊपर आप कैटेगराइज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जो बच्चा है वो किस कैटेगरी में फ़ॉल करेगा, हमने इसके लिए ट्रीटमेंट क्या करनी है। तो इसके लिए ना एक हम खूबसूरत सा टेबल बनाते हैं, उसके अंदर आपके सारे जो है ना वो कंसेप्ट होपफुली अब क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको एक टेबल बना के देता हूँ, तो आप इसको अगर रगड़ लेंगे तो आपके लिए आप पीड्स के अंदर जाना कोई मुश्किल नहीं होगी। देखो, हम जब डायरिया हो गया ना, तो बच्चे को डायरियल जो बच्चा है ना, ठीक है? वो हम उसको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। या तो उसको माइल्ड डायरिया जिसके अंदर नो डिहाइड्रेशन है, ठीक है? या फिर उसको सम डिहाइड्रेशन है, ये डायरिया की टाइप्स हैं, ठीक है? सम डिहाइड्रेशन है या फिर हमारे पास नंबर 4 पे सीवियर डिहाइड्रेशन है। तो ये हमारे पास 3 कैटेगरीज़ के अंदर में इनमें से किसी एक के अंदर बच्चा जो है ना फ़ॉल करेगा। या शदीद उसको है या सम है या फिर बिल्कुल ही उसको जो है ना वो डिहाइड्रेशन नहीं है। तो डिहाइड्रेशन जो है ना इसकी बुनियाद के ऊपर हमने डायरिया के अंदर ट्रीटमेंट को देना। अच्छा, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, उसकी आँख को देखेंगे। अगर तो उसको डिहाइड्रेशन नहीं हुई, तो उसकी आँखें जो है ना वो बिल्कुल आपको नॉर्मल नज़र आएँगी। अगर सम डिहाइड्रेशन है तो उसकी आँखें सनकन होंगी, ठीक है? अगर सीवियर है तो उसकी वेरी सनकन बिल्कुल हमें जो है ना वो कह लें कि जिस तरह होता है ना कोई जिन्नों की तरह अंदर की तरफ धुसी हुई, तो वेरी सनकन आई जो है ना वो सीवियर डिहाइड्रेशन की निशानी होती है, ठीक है? नंबर सेकंड पे उसकी जो है ना वो जनरल एग्ज़ामिनेशन देखेंगे तो आपको नो डिहाइड्रेशन के अंदर चाइल्ड जो है ना वो नॉर्मल नज़र आएगा। लेकिन अगर उसको कुछ सम डिहाइड्रेशन है तो बच्चा हमारे पास रेस्ट लेस होगा, मतलब वो कभी चीखे मारेगा यूं या यूं, कहते हैं ना आज बड़ा इरिटेबल बच्चा है, तो ये रेस्टलेस बच्चा होगा। लेकिन अगर वेरी सीवियर डिहाइड्रेटेड है तो इसके अंदर बच्चा जो है ना वो बिल्कुल लिथार्जिक होगा, मतलब उसके अंदर बिल्कुल हिम्मत खत्म होगा, मतलब यूं कहें जिस तरह होता है ना मोया हुआ बच्चा, तो बिल्कुल हमें जो है ना वो बस रोबोट की तरह खिलौने की तरह बस पड़ा होगा, जिधर मर्जी उसको ले जाओ, नीम बेहोशी हालत यूं, इसके लिए मैंने नीम बेहोशी की हालत में, तो सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया। फिर हमारे पास क्या है, जब आप उसकी थ्रस्ट को आपने चेक करना है, तो अगर तो उसको डिहाइड्रेशन नहीं है, तो वो हमारे पास नॉर्मल जो है ना वो ड्रिंकिंग करेगा, आराम-आराम से 1-2 घूँट लेके जो है ना वो पानी पिएगा, फिर करेगा बच पानी मम मम पानी बम बम, ये इस तरह करते हैं बच्चे, ठीक। लेकिन अगर उसको सम डिहाइड्रेशन है, तो आप पानी पिलाएँगे ना, तो बिल्कुल हमें जिस तरह प्यासा ऊँट होता है, शदीद जो है ना वो कुछ-कुछ करके पानी पीने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर सीवियर डिहाइड्रेटेड है, तो उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होगी वो पानी को अपने हलक से उतार सके, ठीक है? पानी पी ही नहीं सकता। तो इस केस के अंदर फिर हमने आईवी फ्लूइड लगाना होता है। फिर हमारे पास स्किन की पिंचिंग के ऊपर मैंने बात की, तो न अगर डिहाइड्रेशन नहीं है तो स्किन पिंच करेंगे, तो बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर जो है ना उसकी स्किन वापस आ जाएगी, ठीक है? अगर सम डिहाइड्रेशन है तो 1 सेकंड से जो है ना वो ज़्यादा लेगा, ठीक है? और अगर हमारे पास सीवियर डिहाइड्रेशन है तो 2 सेकंड से पहले-पहले जो है ना वो कभी भी वापस 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेगा उसकी स्किन पिंच बैक होने में, तो हमारे पास वो 2 हमारे पास ये आ जाएगा सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर, ठीक है? तो अब हमारे पास जो है ना हमने बच्चे को देख लिया कि हमारे पास इस कैटेगरी में आ रहा है या इस कैटेगरी में या इस कैटेगरी, तो हर कैटेगरी के बच्चे के लिए हमने अलग-अलग ट्रीटमेंट करनी है। ये नहीं कि सीवियर डिहाइड्रेटेड है, आप उसको पानी ऑफ़र कर रहे हैं। पानी तो वो पी ही नहीं सकता, ठीक है? हो सकता है उसको डिहाइड्रेटेड नहीं है, नॉर्मल पानी पी रहा है, तो आप उसको आईवी की तरफ लगाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना। अच्छे डॉक्टर की निशानी यही है कि जो उसको बीमारी है, उसके मुताबिक ट्रीट करें। तो अगर तो ये इसका नो डिहाइड्रेशन है, तो आपने कौन-सा प्लान फ़ॉलो करना है? आपके पास प्लान ए होता है, जो आपने फ़ॉलो करना है। अगर सम डिहाइड्रेटेड है, तो आपने प्लान बी फ़ॉलो करना होता है।
अगर सीवियरली बिल्कुल नहीं पी रहा तो आपने फिर जाके प्लान सी को, जो आखिर वाला प्लान है ना, इसको हमने जो है ना अडॉप्ट करना है। प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। अभी फजर की अज़ान आने वाली है तो मेरे ख्याल में रोक देनी चाहिए वीडियो। तो अब सवाल आता है, वेलकम बैक, कि प्लान ए में हमने क्या करना है, प्लान बी में क्या करना है, प्लान सी में क्या करना है। तो जो बच्चा प्लान ए में फ़ाल कर रहा है, जिसको मतलब कोई डिहाइड्रेशन नहीं है, वो डायरिया है लेकिन अभी तक वो डिहाइड्रेटेड नहीं हुआ, माँ जल्दी उसको अस्पताल ले आई, तो इसके अंदर आपने क्या करना है, कैसे ठीक करना है। सिंपल वर्ड, ORS। व्हाट इज़ ORS? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन आपने उसको देना होता है। ठीक है, माँ को बनाने का पूरा तरीका बताना है। और अगर बच्चा उसे बताना है कि ये बाजी जी ये एक पुड़िया है, ठीक है, साशे है, उसके ऊपर अमूमन लिखा भी होता है, अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो उसको पढ़ के भी बता देना। ठीक है, तो उसे कहना है कि ये पुड़िया डाल के ना पानी के अंदर, तो इसको मिक्स करके आपने बच्चे को पिला देना है। ठीक है, और साथ बताना है कि अगर बच्चे का ये जो हल्का हल्का डायरिया चल रहा है ये ठीक ना हो, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, अगर बच्चा ठीक ना हो तो इसको फ़ौरन जो है ना वो आप ले आओ। ठीक है, और अस्पताल, और देखो कि क्या क्या पेचीदगियाँ आ रही हैं, फ़ौरन आपने रब्ता करना है। तो इसके अंदर यही है कि बच्चे को ORS दे के माँ को घर भेज दिया जाता है। तो देख लिया जाता है बच्चे की कंडीशन ठीक है तो माँ को घर भेज के कहते ये इसको पिलाती रहो। ठीक है, रोकना नहीं है डायरिया प्लीज़। ठीक है, सिर्फ ORS से, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन से इसको बाकी सप्लीमेंट देते रहो, ठीक हो जाएगा बच्चा। प्लान बी में क्या है, बच्चे को फ़ौरन डॉक्टर के सामने ORS पिलाना, उसको ORS की पुड़िया दो। ठीक है, और उसे को इसको यहीं पे मेरे सामने पिलाओ। ठीक, फिर क्योंकि उसके अंदर जो है ना अब सनकन आइज़ हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, उस बच्चे को जो है ना वो अपने आँखों के सामने पिलवाता है। ठीक है, डॉक्टर के सामने अब वो बच्चा पी रहा है, हल्का-हल्का जितना भी पी रहा है। फिर उसके बाद डॉक्टर 1 घंटे बाद दोबारा राउंड करता है और उसके बच्चे को दोबारा देखता है कि आया कि उसकी सनकन आइज़ ठीक हो रही हैं, ये नहीं हो रही। ठीक है, और उसके साथ उसकी रेस्टलेसनेस देखते हैं और फिर देखते हैं कि आया कि प्यास की शिद्दत उसकी कम हुई है या फिर अभी भी ऊँट की तरह पी रहा है। साथ में आपने यहाँ पे ज़िंक सप्लीमेंट भी देना है क्योंकि इसके अंदर सम डिहाइड्रेशन हो रही है। और फिर आपने उसको, अगर वो बच्चा ठीक हो रहा है तो इसका मतलब है प्लान हमारा वर्क कर रहा है। उसको कहना है कि आपने फ़ॉलो अप के ऊपर आना है दोबारा, ठीक है? और बच्चे को दोबारा चेक करवा देना है। अच्छा जी, अब हमारा जो है ना प्लान सी में क्या होगा, जिसका सीवियर डिहाइड्रेशन, बच्चा पी ही नहीं रहा। यहाँ पे चलो हमने पिला-पिलू के ठीक कर दिया, यहाँ पे बच्चा पी ही नहीं रहा, तो आपने क्या करना है, उसके अंदर IV लाइन पास करके, क्योंकि वो नीम बेहोशी की हालत में है, तो बेचारे से कोई चीखना भी नहीं होता बच्चे से, इतना वीक हो जाता है। तो इसके अंदर आपने यही करना है कि IV रिंगर लैक्टेट का सॉल्यूशन होता है, ठीक है? आपने शायद नाम सुना हो, तो रिंगर लैक्टेट आपने जो कि हमारे पास प्लाज़्मा एक्सपेंडर है, उसको सबसे पहले डिहाइड्रेशन से बचाना है। और साथ में इसके साथ नॉर्मल सेलाइन जो है ना वो लगा दिया जाता है। इसके अंदर फिर साथ में डेक्सट्रोज़ का सॉल्यूशन लगा के सिंपल वर्ड IV लाइन के ज़रिए आपने सारी सब जो है ना वो करनी होती है। ठीक है? अब कुछ होते हैं ऐसे बच्चे कि इतने वो डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, उनकी वेन्स भी इवन नज़र नहीं आती कि कहाँ पे हम IV लगाएँ। तो फिर ऐसे बच्चों को फिर नाक के ज़रिए ना नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है, NG ट्यूब जो है ना वो आप पास करके हर सूरत पानी उसके जिस्म में पहुँचाना है। और इसके साथ आपने ज़िंक का सप्लीमेंट जो है ना वो लाज़मी देना है ताकि बच्चा अपने जो लॉस किए हैं वो कर ले। ठीक है? और जो प्लान ए है इसके अंदर जो है ना माँ को कहना है कि तुमने अपनी साथ में ब्रेस्ट फीडिंग भी करवानी है। ठीक है? ये नहीं कि अपने अब जो है ना वो दूध सँभाल के रख लेना। माँ को कहना अपना दूध भी साथ पिलाओ, साथ में ORS भी पिलाओ, जितना पीता है पिलाओ। ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, फ़ौरन जो है ना आपने कहना है कि दूध पिलाना शुरू कर दें प्लान ए में। हमने ORS दिया, ORS पी लिया, उसके बाद कहेंगे अब नेक्स्ट जो है ना आपने बच्चे को दूध पिलाना है। प्लान बी के अंदर क्या है, ORS दिया, 1 घंटे बाद डॉक्टर ने ऑब्ज़र्व किया, तो फिर आपने कहना है कि बीबी तुमने ना अब घर जाके 4 घंटे बाद जो है ना वो अपना दूध स्टार्ट करवाना है। अगर फ़ौरन करवाएगी तो हो सकता है वो वॉमिटिंग वगैरह कर दे, क्योंकि उसको रिकवरी में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। 4 घंटे बाद माँ अपना दूध पिलाएगी। ठीक है? और प्लान सी में क्या है, आफ्टर रिहाइड्रेशन, जब ये बच्चा बिल्कुल जो है ना रिहाइड्रेटेड हो जाए, उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग करवाना। और हमारे पास क्या है कि अ, बच्चे को हर 2 घंटे के बाद जो है ना वो आपने रीअसेस करना है अपनी ऑब्जर्वेशन के अंदर। अब इसमें बच्चे को आप घर नहीं भेज सकते क्योंकि आपने नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब पास की हुई है। तो ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था IMNC के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर मैं इस चैप्टर को एक ओवरव्यू दूँ,
तो इसके अंदर यही है कि सिचुएशन ऑफ द चिल्ड्रन, ये बच्चों वाली बात है, एक दफ़ा रीड कर लेना। सेम मदरहुड चाइल्ड स्पेसिंग, इंप्रूवमेंट किस तरह करनी है, वुमन की कंडीशन वो कहता है बड़ी ख़राब है, स्पेसिंग देना, फीमेल लिटरेसी और क्लीन वाटर और सैनिटेशन। वो बाकी डायरिया इसके अंदर बता दिए मैंने, होस्ट फैक्टर मैंने बता दिए हैं, ORT बताया है, ब्रेस्ट फीडिंग बताया है, फिर कॉन्टीन्यूड फीडिंग है, ड्रग्स बताया है, ठीक है, मेटिंडाज़ायोल अगर MBBS है या JDS अगर आपने स्टूल कल्चर के अंदर हो गया, एंटीबायोटिक सिर्फ डिसेंट्री के अंदर आपने देनी है। फिर आपने नो एंटी डायरियल, नो एंटीमेटिक, नो एंटी स्पास्मेटिक ड्रग विल बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर द डायरिया। इजी हो गया, ये ज़रूर पूछते हैं बात है। बाकी IV में आपने रिंगर लैक्टेट है, 5% डेक्सट्रोज या 0.9% जो है ना वो सेलाइन आपने लगा देना। इम्यूनाइजेशन में फिर हाइजीन है, फिर हमारे पास माल न्यूट्रिशन है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, प्रॉब्लम के अंदर वगैरह के माल न्यूट्रिशन जो है इंक्रीज़ करती है, डेथ है। फिर 70% चाइल्ड जो है ना वो सफरिंग फ्रॉम द माल, 62% रिप्रोडक्टिव एज में, बाकी वो लो बर्थ वेट में। एक्यूट रिस्पायरेटरी के अंदर वो बाकी वो कह रहा है कि हमारे पास वो लंग्स का होता है और इस तरह की कंडीशन में, ठीक है। बाकी ये वही पैथो वाले आपका नॉलेज थोड़ा सा कि होस्ट फैक्टर इसमें क्या है, लो बर्थ है, चिलिंग है, माल न्यूट्रिशन, इंडोर पोल्यूशन है। पोल्यूशन की वजह से लंग्स का फैक्टर होता है। ट्रांसमिशन में अपर रूट में नोज से फेरिंग्स के अंदर ट्रांसमिट होते हैं, लोअर में हमारे पास एपिग्लॉटिस से एल्विलाई के अंदर होता है, कफ होता है, डिफिकल्टी, रनी नोज। इसके अंदर इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस एक दफ़ा रीड कर लेना, आपको प्रीवियस नॉलेज काम आ जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्राइटेरिया फास्ट ब्रीथिंग इन डिफरेंट एजेस हो गया। एज ऑफ द चाइल्ड में हमारे पास अगर 2 माह से कम है तो 60 ब्रेथ पर मिनट लेता है, अगर 2 माह से 12 माह है तो 50 ब्रेथ होता है, और हमारे पास 12 से अगर 5 साल का तो वो 40 ब्रेथ पर मिनट जो है ना वो इसके इर्द गिर्द जो है ना वो लेगा। तो ये एक बस ये क्राइटेरिया याद कर लेना। बाकी हमारे पास एंटीबायोटिक में हाँ, ट्रिमेथाजोल है, एमॉक्सिलिन है, एम्पिसिलिन है। बाकी इट शुड बी गिवन निमोनिया के लिए जो है ना हमने बेंजाइल पेनिसिलिन देनी है, एम्पिसिलिन। ये आपकी वो आ जाती है फार्माकोलॉजी, ये अगर देखनी है तो देखिए बस एकदम। ORS और ORT की, ORS सोल्यूशन है, ORT थेरापी है। ORS साल्ट है, जबकि ORT हमारे पास टेक्नीक है, जिस टेक्नीक के ज़रिए वो साल्ट देना है। अब ORS की वो 2 टाइप्स हैं, बाइकार्बोनेट है और सिट्रेट है, और मोस्टली हमारे पास सिट्रेट को ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी थेरापी के अंदर ORS है, ब्रेस्ट फीडिंग और वीनिंग हमारे पास आ जाती है, जो कि थेरापीज़ है हमारे पास। बाकी हाँ, यहाँ पे एक है कि ORS बनाना किस तरह है। तो ये ऑस्पी का एक क्वेश्चन है कि 1 टेबल स्पून जो है ना आपने वगैरह के मीन मेड एट होम इन डिंजेस्ट ORS क्या होता है बेसिकली, ये ORS जो हमने घर में 1 टेबल स्पून नमक डालना है, 8 टेबल स्पून शुगर, मतलब 1 नमक की चमचा, ठीक है, और 8 जो है ना वो चीनी के चमचे डालने हैं। फिर उसके अंदर हमने लीमू निचोड़ देना है, ठीक है। फिर हमने उसके अंदर 1 लीटर पानी जो है ना उसको अच्छे से हिला लेना ताकि चीनी हल हो जाए। उसके बाद हमने पानी डालना, और उसके बाद हमने इंडिया डाइजेस्टिव जो है ना 1 पिंच ऑफ जो है ना वो हमारे पास 3 रिंगर्स ऑफ द कॉमन साल्ट, वो बाकी वो कॉमन साल्ट भी ऐड कर सकते हैं या फिर गुड़ वो भी ऐड करके। तो बस ये इस तरह बनाना होता है। दैट्स ऑल अबाउट। बाकी साइन इसके आप देख लेना। तो ये चैप्टर आपका इसी के अंदर खत्म हो जाता है होपफुली कि जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब इंशाल्लाह इसके अंदर से अगर आ जाए, क्योंकि डायरिया इतना कॉमन है कि बच्चे मर जाते हैं इससे, तो इस वजह से आपको ये फिंगर टिप्स देना। दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और। थैंक यू।